आदिकाल के अंतर्गत हम काल विभाजन और नामकरण पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा, हम अब आदिकाल शुरू करने जा रहे हैं। मतलब काल विभाजन, नामकरण और साहित्य के जो इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, ये 3 टॉपिक हमारा कवर हुआ है। चौथा हम आदिकाल की पृष्ठभूमि के बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे। बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। आदिकाल की पृष्ठभूमि, किसी भी चीज़ की एक बुनियाद होती है, उसे समझना जरूरी है। उस बुनियाद पर ही इमारत खड़ी की जाती है। तो आदिकाल को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा आदिकाल की पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउंड पर थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। तो देखिए, जब हम नामकरण के बारे में पढ़ रहे थे, आदिकाल का नामकरण, तो हमने देखा था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए थे। जैसे कि चारण काल नाम दिया गया आदिकाल का, प्रारंभिक काल नाम दिया गया, फिर वीर गाथा काल नाम दिया गया, संधि काल नाम दिया गया, और किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। लेकिन फाइनली जिस नाम पर सर्वसम्मति बनी, सबकी सहमति बनी, वो किस नाम पर बनी? आदिकाल पर। काल की दृष्टि से इस काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल कहा, और प्रवृत्ति के आधार पर इसे वीर गाथा काल कहा। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रवृत्ति के आधार पर भी इसको आदिकाल नाम ही दिया। तो सर्वसम्मति से जो नाम स्वीकृत किया गया वो आदिकाल नाम किया गया। तो कितने नाम हुए और किस किस ने क्या क्या नाम दिया, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हिंदी भाषा का आरंभ हालांकि 7वीं सदी से माना जाता है। 7वीं सदी से ही इसकी शुरुआत मानते हैं हिंदी भाषा की। लेकिन मुख्य रूप से जो है हिंदी का विकास जो है वो 10वीं सदी से ही आरंभ होता है। शुरुआत हम 7वीं सदी से मान लेते हैं, लेकिन जो आमतौर पर जो शुरुआत अच्छे तरीके से मुख्य रूप से होता है वो 10वीं सदी से होता है। और इस तरह से जो आदिकाल का जो सही समय हम मान सकते हैं, 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य जो साहित्य हिंदी प्रदेश में उपलब्ध होता है, वही हमारे आदिकालीन साहित्य का आधार ग्रंथ है। तो ये जो समय है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, इस दौरान जो हमें हिंदी क्षेत्र में इस समय में जो साहित्य प्राप्त हो रहा है, वही जो है हमारा क्या है? आदिकालीन साहित्य के आधार ग्रंथ हैं। आदिकालीन साहित्य के आधार ग्रंथ हैं। हालांकि शुरुआत कब से बता रहे हैं? शुरुआत हो जाती है 7वीं सदी से। 7वीं सदी से शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो समय होता है वो मुख्यतः वो 1000 ईस्वी से हम मानते हैं। 1000 से 1400 ईस्वी, इस समय के दौरान जो हिंदी क्षेत्र में जो साहित्य हमें प्राप्त होता है, इस समय के दौरान जो भी रचे गए, उसको हम आदिकालीन ये जो है आदिकालीन साहित्य के आधार ग्रंथ कहलाते हैं। अब देखिए, इसका महत्व क्या है? आदिकालीन साहित्य का क्या महत्व है? आदिकालीन, जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है इन्होंने, एक अपनी आलोचना की किताब लिखी है उन्होंने, और हिंदी साहित्य का आदिकाल पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का अच्छा काम है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य में इतने विरोधों और व्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिसकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की परम सीमा तक पहुंच गई, मतलब ये विविधताएं देखते हैं। और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि भी जो अत्यंत सहज सरल भाषा में संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभावों को प्रकट करते थे। और फिर जो है धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्य इसी काल में हुए, और दूसरी तरफ निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया। तो आदिकाल का महत्व क्या बताते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि इसमें इतने विरोध और इतने अलग अलग विरोधाभास है इस युग में, ऐसा युग कभी नहीं आया। कारण क्या है? इस युग में एक तरफ तो संस्कृत के बड़े बड़े कवि हैं जिसमें अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत ही भयानक काव्य रच रहे थे। दूसरी तरफ अपभ्रंश के कवि थे जो बहुत ही सरल और सहज भाषा में संक्षिप्त शब्दों में अपनी रचनाएं प्रकट कर रहे थे। संस्कृत के क्षेत्र के हो गए, अपभ्रंश के हो गए, फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी इस समय बहुत अच्छा काम चल रहा था। महान प्रतिभाशाली आचार्य इसी समय हुए।
और दूसरी तरफ संत थे जो निरक्षर थे, लेकिन ज्ञान प्रचार का बीज, वो निरक्षर थे लेकिन अपनी अनुभूति के आधार पर उन्होंने ज्ञान प्रचार का बीज बोया। तो विविधता के दृष्टिकोण से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे बहुत ही विरोधों का युग कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विविधताएं देखने की मिलती हैं। और क्या कहते हैं, देखिए, भाषा की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोजे जा सकते हैं। अब देखिए, जो हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे साहित्य के इतिहास में, आदि काल के बाद हम भक्ति काल पढ़ेंगे, उसमें भी संत, सूफी, राम, कृष्ण ये आएगा, फिर रीति काल आएगा, फिर आधुनिक काल आएगा। आधुनिक काल में भी हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब पढ़ेंगे। तो लेकिन जो सबके बीज जो हैं इस युग में खोजे जा सकते हैं, सबकी भाषाओं के बीज भी, और जो सारी प्रवृत्तियां, जिन प्रवृत्तियों पर वो सारे काल जो जो विशेषताएं हैं उसके बीज जो है आदि काल में हमें देखने को मिलते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक और वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप प्रवृत्ति साहित्य में मिलता है। इस काल में जो आध्यात्मिक रचनाएं हुई, इस काल में जो श्रृंगारिक रचनाएं हुई, इस काल में जो वीरता की प्रवृत्तियों से संबंधित रचनाएं हुई, इसका ही विकसित रूप हमें आगे के समय में मिलता है। मतलब यहाँ शुरुआत यहीं से हो जाती है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस काल में सिद्ध और नाथ का प्रभाव भक्ति काल में कबीर आदि संत कवियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सिद्ध और नाथ हम पढ़ेंगे। इस काल में जो सिद्धों की रचनाएं थी, नाथ की रचनाएं थी, कबीर और जो भी संत थे, संत काव्य, उन पर इन नाथ और सिद्धों की रचनाओं का जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। यदि कबीर आदि निर्गुण मतावधी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्ध और नाथपंथी योगियों से उनका सीधा संबंध है। तो ये बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्ध और नाथपंथी योगी, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये सिद्ध और नाथ। तो जो संत की रचनाएं हमें आगे पढ़ेंगे भक्ति काल में, उनसे इनका सीधा संबंध देखने को मिलता है। मतलब कबीर संत काव्य में, भक्ति काल में हम पढ़ेंगे इनके बारे में, और जो भी अन्य संत कवि हुए हैं, इनकी जो भी रचनाएं होंगी, रचनाएं, ये इन पर किनका प्रभाव देखने को मिल रहा है? प्रभाव किनका है? सिद्धों का, नाथों का, इनका प्रभाव। तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनका प्रभाव इन पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिना अक्षर सीखे हम, बिना वर्णमाला सीखे हम शब्द लिखना नहीं सीख जाते ना। इसलिए इस तरह से ये बैकग्राउंड है, हमें इनके बारे में समझना होगा, फिर हम इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कबीर और जो भी संत रचे हुए, उनकी रचनाओं पर सिद्ध और नाथों का स्पष्ट रूप से जो है वो प्रभाव हमें बाद में देखने को मिलता है। हर दृष्टिकोण से, भाव की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से, वो हर जगह हमें कबीर दास के मार्गदर्शक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका में कहते हैं। तो दो चीज़ हमने नोट की। दो महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका समय है, हिंदी भाषा का प्रारंभ 7वीं सदी से माना जा रहा है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से जो इसका समय है 1000 से 1400 ईस्वी तक। दूसरी महत्वपूर्ण बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कही कि ये बहुत ही विरोधों का युग है, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग वैरायटी की हमें रचनाएं देखने को मिल रही हैं। संस्कृत के बड़े बड़े कवि हुए, उसके बाद जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा को छू रही हैं। दूसरी तरफ अपभ्रंश के कवि, वो सरल सहज भाषा में रचना कर रहे हैं। फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में रचना करने वाले कवि भी हुए, और दूसरी तरफ, फिर चौथी तरफ संत भी हुए जो निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्रचार का बीज इसी काल में बोया। तो हर तरह से इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात हमने क्या देखी कि इसमें हमें आगे के जो भी भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल की जो भी प्रवृत्तियां हम आगे देखेंगे, उसके बीज हमें आदि काल में देखने को मिलेंगे। और ख़ास तौर से कबीर और जो भी निर्गुण संत हम भक्ति काल में पढ़ेंगे, उन पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देगा। किनका? सिद्ध और नाथ का। सिद्ध और नाथ कब के हैं? ये आदिकाल के। तो कबीर और संत, जो संत हम भक्ति काल में पढ़ेंगे, उन पर इन सिद्धों और नाथों का स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखाई
पड़ेगा, भाव पर भी पड़ेगा, भाषा पर भी, अलंकार पर भी, छंद पर भी, हर तरह से। अब देखिए इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपभ्रंश का विकास, स्वरूप और विकास आदिकाल में। अपभ्रंश भाषा के बाद हिंदी आती है, तो पुरानी हिंदी भी कहते हैं अपभ्रंश को। अपभ्रंश भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश का स्वरूप और विकास। हिंदी से पहले, ये हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहते हैं, इसलिए थोड़ा अपभ्रंश के बारे में भी जानकारी अपेक्षित है, जानना जरूरी है, बुनियाद है ये हिंदी की। इसका समय है, अपभ्रंश भाषा का समय, अपभ्रंश का समय जो माना जाता है, कब तक माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से। हम हिंदी भाषा वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? भ्रष्ट, विकृत, अशुद्ध, ये अपभ्रंश का अर्थ है। अपभ्रंश भाषा में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच के साहित्य का सृजन हुआ। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच के साहित्य का सृजन हुआ। तो अपभ्रंश का समय कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का अर्थ क्या है? भ्रष्ट है, विकृत, अशुद्ध। अपभ्रंश का अर्थ ये है। अपभ्रंश भाषा में है 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के बीच के साहित्य का सृजन हुआ। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, वही लगा लीजिए आदिकाल का जो समय है। पूरी तरह से उसमें अपभ्रंश, पुरानी हिंदी अब कहते हैं तो इसको, आदिकाल की बहुत सारी रचनाएं अपभ्रंश में ही हैं। अपभ्रंश को समझने के लिए भारतीय आर्य भाषा के विकास को जानना जरूरी है। प्रत्येक युग में एक साहित्यिक भाषा होती है और इसके समानांतर अनेक जन भाषाएं जनबोली के रूप में जीवित रहती हैं। हर युग में क्या होता है कि एक साहित्यिक भाषा होती है, जिस भाषा में साहित्य की रचना होती है, और सिर्फ वही भाषा नहीं होती, उसके समांतर में, मतलब उसके साथ साथ बहुत सारी जन भाषाएं चलती रहती हैं, बोली के रूप में प्रचलित होती हैं, जिसको लोग बोलचाल की भाषा कहते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं। एक साहित्यिक भाषा होती है और बहुत सारी जन भाषाएं होती हैं, जिसको हम बोली कहते हैं, वो भी चलती रहती हैं। वेदों की भाषा छंदस ने तत्कालीन देसी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ले लिया। इसी प्रकार पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जन्म हुआ। अब देखिए, वेदों की भाषा छंदस भाषा थी। वेदों की भाषा छंदस, वेद रचे गए इसमें। छंदस ने तत्कालीन देसी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ले लिया। तो वेदों की भाषा छंदस ने तत्कालीन देसी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ले लिया। अब देखिए, इसी प्रकार पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जन्म हुआ। इसी प्रकार पाली, प्राकृत, सारी भाषाएं हम हिंदी भाषा के विकास में हम पढ़ चुके हैं, और अपभ्रंश का जन्म हुआ। भाषा का विकास धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं हो जाता। साहित्यिक भाषा होती है, उसके समांतर बहुत सारी जन भाषाएं चलती रहती हैं, फिर उस जन भाषा में से कोई भाषा साहित्यिक भाषा बन जाती है, फिर उस दूसरी भाषा, जन भाषा में से कोई साहित्यिक भाषा बन जाती है। इस तरह से, एक तरह से जैसे सांप होता है ना, एक केंचुल उतारता है और दूसरा चढ़ता है उसमें, उस तरह से। अब देखिए, समय देखते हैं। छंदस से संस्कृत का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। छंदस से संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्राचीन आर्य भाषा है। इसको हम कहते हैं प्राचीन आर्य भाषा है। दूसरा देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषाएं कौन सी हैं?
ये प्राचीन आर्य भाषाएं कौन सी होंगी? छंदस और संस्कृत। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये जो हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। ये मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये जो हैं मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं। और इसका समय जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन आर्य भाषाएं हो गई छंदस और संस्कृत। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इसको हम मध्यकालीन आर्य भाषाएं कहते हैं। इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषाएं हो गई, मध्यकालीन आर्य भाषाएं हो गई। अब कौन सा आता है? आधुनिक आर्य भाषाएं। आधुनिक आर्य भाषाएं, इसमें कौन कौन सी भाषा आती है? सिंधी आ जाती है, इसमें गुजराती आ जाती है, इसमें अवधी आ जाती है, इसमें ब्रज आ जाती है, पंजाबी आ जाती है। और इसका जो समय है 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, अब तक मानते हैं हम 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक, अब तक जो भी समय है वो आधुनिक आर्य भाषा है। तो छंदस से संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, इसको हम प्राचीन आर्य भाषाएं कहते हैं। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इसको मध्यकालीन आर्य भाषाएं कहते हैं। इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और आधुनिक आर्य भाषाएं, समय 1000 ईस्वी पूर्व पे ख़त्म हो रहा है, तो 1000 ईस्वी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और 1000 ईसा पूर्व नहीं, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक हो गए, 1000 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश 1000 ईस्वी में आई थी, ईसा पूर्व नहीं। 500 ईसा पूर्व है तो 1000 ईसा पूर्व तो उससे पहले होगा। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषाएं, इसका जो समय है 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक जो भी चला आ रहा है। इसके अंतर्गत सिंधी, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, ये सारी भाषाएं जो हैं वो शामिल हैं। तो हम देखते हैं कि आदिकाल में हिंदी साहित्य के साथ साथ संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। हिंदी साहित्य के साथ साथ संस्कृत और अपभ्रंश साहित्य की भी रचना हो रही थी। इसमें से जो संस्कृत साहित्य हैं वो थोड़ी सी, उसका जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा उतना, और हिंदी कवियों का उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो जन बोलचाल की भाषा नहीं थी। लेकिन जो अपभ्रंश साहित्य है वो जनता की निकट थी, जनता की भाषा थी, इसलिए हिंदी साहित्य के लिए साथ चलकर वो हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। तो हिंदी साहित्य का जो काम चल रहा था उसी वक्त संस्कृत साहित्य भी रचा जा रहा था और अपभ्रंश भी रचा जा रहा था। तो संस्कृत जो है वो शिक्षित जनों की भाषा थी, कुलीन वर्ग की भाषा थी, तो उसका आम जनता पर उतना बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जो है वो नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो अपभ्रंश साहित्य है वो सहज सरल भाषा में होने के कारण लोगों के निकट था, इस कारण से वो हिंदी साहित्य के लिए भी पृष्ठभूमि का काम कर रहा था। अभी जो हमारे पास अपभ्रंश साहित्य का जो बहुत बड़ा भाग है वो जैन कवियों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य के रूप में मिलता है। तो अपभ्रंश साहित्य को निम्नलिखित मुख्य धाराओं में विभाजित कर सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए जो है अपभ्रंश साहित्य को अगर हम बांटना चाहें तो हम इस धारा में इसमें बांट सकते हैं। जैसे हम उसको पुराण साहित्य में बांट सकते हैं, चरित्र काव्य के अंतर्गत बांट सकते हैं, कथा काव्य के अंतर्गत बांट सकते हैं, जैन कवियों का नीतिपरक साहित्य इसके अंतर्गत बांट सकते हैं, बौद्ध सिद्ध काव्य और आदिकालीन रचनाएं, ये सारी चीज़ें हैं। अपभ्रंश साहित्य को अगर हम बात करें तो इस धारा में हम बांट सकते हैं। जो भी मुख्य रचनाएं होगी हम वो अभी उसके नाम देख लेंगे, लेकिन हमें हिंदी साहित्य का ज़रूरी है ज़्यादा, तो उस पर हमें चर्चा करनी होगी। हमें ये ध्यान रखना है कि महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू और पुष्पदंत ने अपनी भाषा को ग्रामीण भाषा और देसी भाषा कहा है। हर युग में एक साहित्यिक भाषा होती है, अनेक लोक भाषाएं होती है। इन्हीं लोक भाषाओं से साहित्यिक भाषा जीवन का रस प्राप्त करती है और इस प्रकार यह जीवंत बनी रहती है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर युग में एक साहित्यिक भाषा होती है और बहुत सारी लोक भाषाएं होती हैं, जन भाषा होती है। लोक भाषाओं से ही साहित्य भाषा जो है जीवन का रस प्राप्त करती है। तो लोक भाषा से ही जो साहित्य भाषा जो है वो जीवन का रस प्राप्त करती है, बहुत सारी चीज़ें जो है अपने अंदर समाहित करती है। किससे? लोक भाषा से। और इसलिए वो इस प्रकार वह जीवित बनी रहती है।
जब साहित्यिक भाषा जनता से दूर हटती है और केवल पंडितों की भाषा रह जाती है तब ये भाषा मृत हो जाती है। जब जो साहित्य की भाषा है वो जनता से दूर हटती है तो क्या हो जाती है, ये मृत हो जाती है, उसका स्थान लोक भाषा ले लेती है। तो जो भाषा है अगर उसे साहित्यिक भाषा बने रहना है तो उसको जनता से जुड़ना जरूरी है, लोक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। भाषा में रचनात्मक क्षमता तभी तक होती है जब वह लोक सामान्य के अनुभव से जुड़ी रहती है। भाषा जब लोक जीवन से अलग होकर कुछ वर्ग तक सीमित होने लग जाती है उसमें तो क्या हो जाता है, जब भाषा कुछ वर्ग तक ही सीमित रहने लग जाए, कुलीन वर्ग तक, उच्च वर्ग तक सीमित रहने लग जाए, उसमें क्या होता है, एक प्रकार की जड़ता आ जाती है। धीरे धीरे वो क्या होती है, समाप्त होने लग जाती है। रचनात्मक प्रतिभा उस जड़ता को त्याग कर नए मनोभाव के अनुकूल नई भाषा की रचना करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि रीतिकालीन भाषा के विरुद्ध खड़ी बोली का उदाहरण देखेंगे हम। रीतिकालीन भाषा के बाद सीधे हमें हमारे सामने खड़ी बोली आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रकार की जड़ता आ गई थी। अपभ्रंश के बारे में एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक यह बोलचाल की भाषा थी, अपभ्रंश पहले बोलचाल की भाषा थी तो उसको देश भाषा कहा जाता था, लेकिन जब वो उस भाषा में, अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचा जाने लगा, साहित्य की भाषा हो गई, तब उसका नाम अपभ्रंश पड़ा। अपभ्रंश जब तक उसमें साहित्य नहीं रचा जा रहा था, वो बोलचाल की भाषा थी, उसे देश भाषा कहा जाता था, और जब साहित्य की भाषा बन गई वो, तो उसे अपभ्रंश कहा जाने लगा। अपभ्रंश के आचार्य हेमचंद्र दो प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं की रचना करते हैं। पहला वह अपभ्रंश भाषा जिसका व्याकरण उन्होंने स्वयं लिखा था। इस अपभ्रंश भाषा में जैन कवि और आचार्यों ने रचना की थी। इस भाषा का रिश्ता आपस में रिश्ता अपभ्रंश के नागर रूप से था। इसके साथ ही एक दूसरे प्रकार की अपभ्रंश भाषा की प्रचलित हो रही थी, जिसे हेमचंद्र ने ग्राम्य भाषा कहा है। बौद्ध सिद्धों के दोहे और संदेश रासक जैसे काव्य इस ग्राम्य भाषा के उदाहरण हैं। ग्राम्य भाषा में रासक, डोम्बिपा आदि लोक प्रचलित काव्य लिखे जाते थे। इस भाषा का आगे चलकर हिंदी भाषा के रूप में विकास हुआ। देखिए, भाषा का मिजाज बदलने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या होता है, जीवन और समाज के स्थापित कर्मकांड के प्रति विद्रोह। यह विरोध हमें सिद्धों और नाथों के साहित्य में देखने को मिलता है। इसलिए हिंदी भाषा के प्रारूप की जानकारी इन्हीं की रचनाओं से मिलती है। अनुभूति बदलने से साहित्य की भाषा में परिवर्तन होने लगता है। नई अनुभूति के साथ नई भाषा का जन्म भी होता है। जो भाषा जन सामान्य की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती, सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित हो जाती है, कुलीन वर्गों तक, उच्च वर्गों तक सीमित हो जाती है, जन भाषाओं, जन लोग से कट जाती है, आम जनता से कट जाती है, तो धीरे धीरे वो उसका स्वरूप भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। क्योंकि साहित्य जो है किस भाषा में रची जाती है, वो कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है। वो जब समाज से ही कट जाएगी वो भाषा, तो फिर उसमें समाज का जो है सजीव चित्रण कैसे संभव होगा। इसलिए धीरे धीरे वो उस भाषा को अपना लेती है साहित्य, जिस भाषा जो समाज की भाषा होती है। साहित्य का मिजाज जो है बदलता रहता है हमेशा। अनुभूति बदलने से साहित्य की भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये हमने अपभ्रंश की भाषा के बारे में थोड़ा जानना जरूरी था। अब देखिए, आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण। जब हम आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण करेंगे, बांटेंगे, जब हम आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण करेंगे तो हम उसे किस आधार पे हम बांट सकते हैं, निम्न वर्गों में बांट सकते हैं, निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है नाथ साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इसको भी हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ये सारे क्या हैं, ये धर्म संबंधी साहित्य हैं। कैसे हैं ये? धर्म संबंधी साहित्य हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है, रासो काव्य, और क्या जाएगा, लौकिक साहित्य। थोड़ी थोड़ी चर्चा इस पर भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। सिद्धनाथ जैन अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा फिर गद्य रचनाएं। आदिकालीन साहित्य को हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं इस आधार पर बांट सकते हैं, जिसमें सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य जो है वो धर्म संबंधी साहित्य के अंतर्गत आता है। और इस काल में जो हमें प्रवृत्ति देखने को मिलती है, धार्मिक रचनाएं भी हम कह सकते हैं आदिकालीन साहित्य में। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति, इस काल में हमें धार्मिक रचनाएं भी मिलती हैं।
श्रृंगारिक रचनाएं भी मिलती हैं, वीर रस प्रधान रचना भी मिलती हैं। ये सारी रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो हम सिद्धनाथ और जैन, अगले लेक्चर में हम सिद्धनाथ, जैन, रासो, लौकिक, इन पर थोड़ी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा है लेक्चर, ये हमारा आदिकाल की पृष्ठभूमि का लेक्चर था। इसमें जो जरूरी बातें थी, एक बैकग्राउंड जो आदिकाल को समझने के काम आएगा, इस लेक्चर में वो था। उसमें मुख्य बातें एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आदिकाल का जो समय है 7वीं सदी से नहीं, 1000 से 1400 ईस्वी तक माना। 7वीं सदी से शुरुआत हो रही है, लेकिन जो सही समय है उसका 1000 से 1400 ईस्वी तक। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इतने विरोधों का युग कभी नहीं आया। क्यों? इसमें संस्कृत के बड़े बड़े कवि हुए, दूसरी तरफ अपभ्रंश के कवि हुए जो सरल सहज भाषा में लिख रहे थे, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं हुई इसमें, और निरक्षर संत भी हुए जिसने आगे के लिए आधार तैयार किया था। आगे जितने भी काल आएंगे, रीतिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसके जो सारे बीज जो हैं इस आदिकाल ने तैयार किए, बैकग्राउंड तैयार करने का काम किया। और ख़ास तौर से जब हम भक्ति काल में वो भी संत पढ़ेंगे, कबीर और आदि अन्य संत पढ़ेंगे, तो उन पर इनका आदिकाल के सिद्ध और नाथ है, इनका बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा है। उनके भाव पर, उनकी भाषा पर, अलंकार पर, छंद पर, सब पर पड़ा है उनका प्रभाव। दूसरी जो हमने आदिकाल की पृष्ठभूमि में जो महत्वपूर्ण बात की है, वो हमने किया अपभ्रंश का स्वरूप और उसका विकास कैसे हुआ। अपभ्रंश का हमने समय देखा, और फिर प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं, इसकी थोड़ी सी हमने चर्चा की। दूसरी चीज़ हमने ये बताया कि हर युग की क्या होती है, एक साहित्यिक भाषा होती है और बहुत सारी लोक भाषाएं होती हैं। लोक भाषा से ही साहित्य जो है अपना रस प्राप्त करती है, और अगर इसे जीवंत बना रहना है तो इसे लोक भाषा से जुड़ा रहना पड़ेगा, जनता की भाषा से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर जनता की भाषा से जैसे ही कट जाएगी, साहित्य की भाषा भी जनता से दूर हटती है, और अगर केवल या सिर्फ पंडितों की भाषा रह जाएगी तो उसका स्थान कोई और भाषा ले लेगी, धीरे धीरे यह मृत भाषा हो जाएगी। तो ये हमने ये देखा। उसके बाद जो आदिकालीन साहित्य को हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो, लौकिक, गद्य रचनाएं, इसमें हम बांट सकते हैं, जिसमें सिद्धनाथ और जैन ये है हमारा धर्म संबंधी साहित्य था। बाकी रासो, काव्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। प्रवृत्तियाँ इस काल में धार्मिक रचनाएं भी हो रही हैं, श्रृंगारिक रचनाएं भी हो रही हैं, वीर रस की रचनाएं भी हो रही हैं। ये सारी प्रवृत्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो अगले लेक्चर में हम सिद्धनाथ, जैन ये सब पढ़ेंगे।